दोस्तों नमस्कार। बरस भर के भीतर महंगाई दर दुगनी हो गई। 7 बरस के भीतर बैंकों का एनपीए दुगना हो गया। इन्हीं 7 बरस में कॉरपोरेट को जितनी राहत और जितनी रियायत दी गई वो बीते 30 बरस की तुलना में दुगने से ज्यादा है। इस दौर में भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो उत्पादन करता रहा वो बीते 7 बरस में आधे से भी कम पर आ गया। भारत का कंज्यूमर क्लास जिसकी जेब में कल तक पैसा रहता था आज की तारीख में बिल्कुल वही मुहावरा है, कमाई अधन्नी है और खर्चा रुपया है। लेकिन आज इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। इस बात का जिक्र आज किया जाए कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नीतियों से इस देश को कितना प्रभावित किया है। न सिर्फ प्रभावित किया है बल्कि वाकई बड़ी बड़ी नीतियों को इस देश में अमल में लेकर भी आए। यह अलग मसला है कि उसकी कोई दिशा नहीं थी। यह अलग मसला है उस पर जो खर्च किया जा रहा था उसका कितना लाभ जनता को मिला। यह भी अलग मसला है कि उन उपलब्धियों तले जो अंधेरा है उसे देखने की कोशिश कभी भी नीति आयोग ने नहीं की, फाइनेंस कमीशन ने बताने की कोशिश नहीं की। यह दिशा ठीक नहीं है। लेकिन आज इस पॉजिटिविटी के साथ जुड़िए कि प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों से बात शुरू की जाए। और एक दो नहीं, दर्जनों से ज्यादा बड़ी उपलब्धियों को उन्होंने समेटा है। सरकारी स्कीम जिस पर 20 लाख करोड़ से ज्यादा का ऐलान होते चला गया, लाखों करोड़ उसके प्रचार में खपा दिए गए, उसकी जरा फहरिस्त देखिए। उसमें पीएलआई स्कीम आती है, जनधन योजना आती है, आयुष्मान भारत आता है, उज्ज्वला योजना आती है, घर घर शौचालय आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना आती है, 2025 तक हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, यह भी प्रधानमंत्री कर दिखाएंगे। 2026 तक बुलेट ट्रेन चलेगी, यह भी होकर रहेगा। लेकिन उससे पहले और भी बहुत कुछ हो चुका है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भारत में मोदी काल में ही बना है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत में मोदी के काल में ही बना है। भारत माला प्रोजेक्ट, सागर माला प्रोजेक्ट, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम, टनल जो जम्मू कश्मीर में बनाए गए, धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाई गई, जो ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट किया गया, जो 640 बिलियन फॉरेस्ट तक एक वक्त भारत का रिजर्व पहुंच गया, जो मैक्सिमम था, ये सब कुछ उपलब्धियां हैं। इस देश की उपलब्धि है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट किया गया, ऑल टाइम हाई एफडीआई भारत के भीतर आई, डिफेंस एक्सपोर्ट कॉरिडोर खुल गया, वंदे मातरम ट्रेन लगभग 75 ट्रेनें चलने लगी, देश में डिजिटलाइजेशन हो गया, राम मंदिर का निर्माण हो चला है और काशी कॉरिडोर भी देख चुके हैं आप। तो फिर चूक कहां पर हो गई? जो पिछले बरस की तुलना में इस बरस महंगाई दर दुगनी हो गई। पिछली बरस महंगाई दर जो थी, थोक दर जो थी, वह 7.89% थी। आज जानकारी आई कि मार्च के महीने में यह 14.55% यानी तकरीबन दुगनी महंगाई। आसान नहीं है। दरअसल इस दौर में जब देश की इकोनॉमी डामाडोल हो जाए और सरकार अपने प्रचार प्रसार के जरिए ही बताते रहे कि इकोनॉमी बिल्कुल ठीक है, हमारी इन उपलब्धियों को आप देखते रहिए और गुण गाते रहिए, तो फिर अर्थव्यवस्था को संभाले हुए लोग या अर्थव्यवस्था में शामिल लोग फरेब पर आ जाते हैं। वो जानते हैं इस देश की स्थिति कितनी नाजुक हो गई है। जहां कीमत बढ़ानी है वहां तो बढ़ा दी जाती है, जहां कीमत नहीं बढ़ानी है कीमत को उसी स्तर पर रखकर उसके भीतर का माल कम कर दिया जाता है। यह भी इस देश में देखा जा रहा है महंगाई के आसरे, क्योंकि हर चीज तो महंगी होती चली जा रही है। आवाजाही महंगी हो गई पेट्रोल और डीजल की वजह से, तो फिर असर किस पर पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? आज एक एक फहरिस्त को इसलिए समझिए क्योंकि हर चीज में अगर इस देश की इकोनॉमी को संभाले हुए लोग धोखा फरेब कर रहे होंगे तो आप क्या कर सकते हैं? जब हमने जिक्र किया कि थोक दर 14.55% और 6.95% खुदरा दर जो बीते बरस की तुलना में दुगने की परिस्थिति को जी रही है। आलू की महंगाई दर वह लगभग 24.62% यानी 25%। सिर्फ आलू की महंगाई दर, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं 11% उनकी महंगाई दर। हम जहां जहां जिस जिस रूप में हाथ डालेंगे, हो सकता है आपके जहन में सवाल आए तब आपने उपलब्धियां क्यों बताई प्रधानमंत्री मोदी की। वो बताने की जरूरत थी क्योंकि हम आपसे आज आपकी रसोई से लेकर इस देश के कॉरपोरेट का जिक्र करने वाले हैं। सरसों तेल
पिछले बरस 2020 में 80 रुपए था, आज 210 रुपए है। आटा 20 रुपए था, 30 रुपए हो गया। हल्दी 100 रुपए था, 190 रुपए हो गया। मिर्च 100 रुपए से 260 रुपए हो गई। चाय 180 रुपए से 300 रुपए हो गई। धनिया 120 रुपए से 190 रुपए हो गया। देसी घी 325 रुपए से 475 रुपए हो गया। यह चीजें हैं कैसे बढ़ जाती है, इसमें इजाफा कैसे होता है। लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए, जैसे टूथपेस्ट है, 25 ग्राम का टूथपेस्ट जो आप खरीदने जाते थे उसमें कमी कर दी जाए और कीमत वही लिए जाए तो आप क्या करेंगे। कैडबरी चॉकलेट लेते थे, कल तक 100 रुपए में मान लीजिए 150 ग्राम मिल रहा था, आज वो 100 ग्राम मिलने लगेगा तो आप क्या करेंगे। कीमत तो वही है, अंदर का माल कम हो गया। जो चना चूर्ण बेचते हैं ना, जो भुजिया टाइप चीज बेचते हैं, वह भी 80 ग्राम से 40 ग्राम पर आ गई। हर चीज अगर कम होती जा रही है, यहां तक कि हाथ धोना इस दौर में तो कोविड के काल में बड़ा महत्वपूर्ण हो गया था, उसकी भी जो उसका 200 ml जो 40 रुपए में मिलता था वह भी घट के लगभग 150 से 175 ml आ गया। यानी फरेब होगा, धोखा दिया जाएगा। महंगाई से सामना तो हर किसी को करना है, तो जब निचले स्तर पर यह हो रहा है तो हम आपको अब ऊपरी स्तर पर ले जाते हैं, जहां जिक्र कॉरपोरेट का होता है, जहां जिक्र इस बात का होता है कि इस देश में कभी कोई कमी हुई नहीं है। इसको इस रूप में समझिए कि अब सरकार सोच रही है कि जीएसटी को बढ़ा दिया जाए। जीएसटी में सबसे निचला लैब जो है वो 5% का है, उस 5% को खत्म कर दिया जाए। उसमें के हिस्से में जो जो प्रोडक्ट्स आते हैं उन प्रोडक्ट्स को 8% प्लस में ले आया जाए। यानी इस देश के भीतर में कंज्यूमर्स की तादाद तकरीबन 30 करोड़ मानी जाती है, जो उपभोक्ता है। अब आप सोचिए, एक एक रुपया भी बढ़ा दीजिएगा तो एक कंज्यूमर पर 1 रुपए का असर पड़ा, लेकिन जब उसको कलेक्टिव वे में लाइएगा तो वह 30 करोड़ रुपया हो गया। अब सवाल ऐसे ही है कि हर चीज में जब कीमत बढ़ती चली जाएगी तो सरकार को लाभ कितना होगा। जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो जीएसटी के 5% के दायरे में आते हैं, अगर उनको 8% पे लाया जाए, अगर कुछ को 12% पे ले जाया जाए, कुछ को 18% तक पे ले आया जाए, तो सरकार को तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ तक का लाभ हो जाएगा। कमाल की चीज है ना। सरकार के पास पैसा नहीं है, ये एक मैसेज है। सरकार को पैसा कमाना आता है, ये दूसरा मैसेज है। और सरकार पैसा कमाने के लिए जनता की परिस्थितियों को नहीं देखती है, ये तीसरा मैसेज है। इन 3 मैसेजेस के आश्रय समझिए कि अब आने वाले वक्त में जो जीएसटी कमीशन की बैठक होने वाली है उसमें यह तय हो जाएगा कि 5% का स्लैब खत्म कर रहे हैं, तो आप पे जो असर पड़ेगा, बड़ा असर जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, बड़ा असर जो बुजुर्गों की छड़ी होती है, सुनने वाली कान की जो मशीन होती है, नेत्रहीनों की जो घड़ी होती है, बढ़ जाएगी कीमत। कोयला की कीमत बढ़ जाएगी, खाद की कीमत बढ़ जाएगी, बायोगैस की कीमत बढ़ जाएगी, चीनी की कीमत बढ़ जाएगी, मिठाई की कीमत बढ़ जाएगी, चाय कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाएगी, अगरबत्ती की कीमत बढ़ जाएगी, कालीन की कीमत बढ़ जाएगी, मसालों की कीमत बढ़ जाएगी, तेल की कीमत बढ़ जाएगी, टेक अवे खाना जो लिया जाता है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। होटल में जाइएगा, एसी है या नॉन एसी, वहाँ पर भी आपके खर्चों में इजाफा हो जाएगा। और ये एक लंबी फहरिस्त चलती चली जाएगी, जहाँ पर आपको लगेगा सफ़र करना महंगा, घर में सामान लाना महंगा और इन सारी परिस्थितियों में जीना महंगा। अब यहां पर अगला सवाल आता है कि सरकार ऐसा कर क्यों देती है, क्योंकि एक तरफ तो लंबी चौड़ी योजनाएं थी, दूसरी तरफ इस तरीके से जनता पर बोझ। दरअसल मसला यह है कि जो जीडीपी के मातहत सरकार के जो कर्ज होते चले जा रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले नहीं, बहुत दर्दनाक स्थिति में देश को लाने वाले हैं। क्योंकि सरकार अपने तौर पर इस देश को संभाल पाने की स्थिति में नहीं है। उसे कॉरपोरेट की पूंजी चाहिए, कॉरपोरेट का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और वो कॉरपोरेट को सब कुछ देने को तैयार है। स्टेट की अपनी कमाई बंद हो गई तो स्टेट अपनी कमाई कैसे करेगा। तो दोनों दो चीज है। क्या समझेंगे? पहले ऐसे समझिए कि सरकार अपनी कमाई कैसे बंद करती है और कॉरपोरेट को कैसे लाभ पहुंचाती है। इसका एक बेसिक फंडा यह है कि इस देश के भीतर में जो बैंकों से लोन लिया जाता है वह लोन अलग अलग क्षेत्रों में लगाया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन सबसे बेहतरीन मानती है सरकार, और सरकार बैंकों को निर्देश दे चुकी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन में कोई कोताही मत बरतिएगा। मसलन जैसे नवी मुंबई एयरपोर्ट पे अडानीज को लोन चाहिए तकरीबन 12,000 करोड़ का, तो आरबीआई ने कहा अच्छा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उधार लेने के लिए एसबीआई ने मंजूरी दे दी, तो बैंक ने मंजूरी दे दी, यानी 12,770 करोड़ रुपए अडानीज को मिल जाएंगे। अब वो उसके बाद कैसे कमाएगी, वो जनता पर बोझ डालेगी।
तो यह हिस्से में जरा आइए हम आपको बताते हैं कि इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लोन है, जो बैंकों पर एनपीए की आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है, वह मार्च 2022 तक 11,90,000 करोड़ थी। एक बरस पहले यह 10,90,000 करोड़ थी, यानी बरस भर में 1,00,000 करोड़ रुपया और लोन बढ़ गया एनपीए के तौर पर बैंकों के सामने। जो आउटस्टैंडिंग है उसकी अभी तक चुकता नहीं किया गया है, और यह हर बरस दर बरस लगातार बढ़ते चला जा रहा है। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन जो बैंकों पर था वो तकरीबन 8,40,000 करोड़ का था, और अब 11,90,000 करोड़ का है। यह तो एक हिस्से वाली बात हो गई जो आपको आरबीआई के डाटे से मिल जाएगी। हम आपको नई चीज बतलाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में सड़क आती है, पोर्ट्स आते हैं जो बंदरगाह होते हैं, एयरपोर्ट भी आते हैं, जैसे नवी मुंबई का हमने जिक्र किया। एक गंगा एक्सप्रेसवे यूपी में बनने वाला है। यह दरअसल उत्तर प्रदेश में के मेरठ जिले से, यानी मेरठ जिले के बिजौली गांव से शुरू होगा, और जो प्रयागराज है, इलाहाबाद है, उसका जो जुड़ापुर दादोन का इलाका है वहां तक जाएगा। यह तकरीबन 594 किलोमीटर का है। लेकिन यह बनेगा कैसे? पैसा चाहिए, और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को इसे बनाना है। वो क्या करेगी? वो करेगी कि कुछ कॉरपोरेट्स को पकड़ेगी। तो उसने कॉरपोरेट को पकड़ लिया कि भाई अब तुम बनाओ, या उन्होंने बिड डाली, उनको दे दिया। वो कहां से पैसा उठाएंगे? फिर वो बैंकों से पैसा उठाएंगे। लेकिन किसे दे दिया? वो पैसा क्यों उठाएंगे? क्या उनके पास पैसा नहीं है? यकीनन पैसा है, लेकिन हमारे यहां क्या जो पूरी साइकिल है सरकार के जरिए वो बैंकों के पैसे पर ही निर्भर है, और बैंकों में पैसा हमारा और आपका ही है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जो बहुत कम इंटरेस्ट में या फ्री ऑफ कॉस्ट कॉरपोरेट को बांट दिया जाता है। अब आप देखिए, जो गंगा एक्सप्रेसवे है 6,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2 कंपनियों को चुना। एक कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेस, दूसरी कंपनी है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। ये दोनों सड़क बनाएंगे। 6,000 करोड़ रुपए इनको बैंक से चाहिए, जाहिर है मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरी सड़क मुंबई की, मुंबई में वारसोवा बांद्रा सी लिंक जो है, इसमें तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। 17.7 किलोमीटर लंबी यह सी लिंक बनेगी, और इसको बनाने का काम है महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। इसे बना लेना चाहिए, सरकार को मैनेज करना चाहिए। नहीं, इसने 2 कंपनियां चुनी। वो 2 कंपनी कौन सी है? एक है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां कौन थी? यूपी में अडानी इंटरप्राइजेस, यहां पर है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके साथ एक इटालियन कंस्ट्रक्शन फर्म है एस्टाल्डी। अब इसको किसी दूसरे ने खरीद लिया है, लेकिन वह भी विदेशी कंपनी है। लेकिन ये सभी के नेटवर्थ भारत की जीडीपी को अंगूठा दिखाते हैं। इनकी जो नेटवर्थ है उसकी रफ्तार भारत की जीडीपी की रफ्तार की तुलना में 1,000 गुना ज्यादा है, और उनकी पर दिन की कमाई भारत की कमाई से ज्यादा बड़ी हो जाती है। अंबानीज और अडानीज का हम जिक्र आपसे कर रहे थे। तो खैर, एक प्रोजेक्ट इनको, एक प्रोजेक्ट उनको, उनको मतलब अडानी, इनको मतलब अंबानी, इनको दे दिया गया, और अब ये बनाएंगे। तो सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर से, सरकार का कहना नहीं, इससे प्राइवेट भागीदारी बढ़ेगी, इससे जो है जॉब क्रिएट होगा, इससे जो है कोविड पीरियड के भीतर जो हमारी इकोनॉमी सो गई थी वो जागृत हो जाएगी। एक आसान तरीका सरकार ने निकाल लिया। लेकिन अगला सवाल यह आया कि सरकार अपने तौर पर चीजें डेवलप क्यों नहीं करना चाहती है? नहीं कर सकती है, एक विजन नहीं है। 2, इकोनॉमी संभाले या इस देश में चुनाव संभाले। 3, अगर वह बैंकों के जरिए चीजों को मैनेज कर रही है तो फिर बैंकों से जब वो पैसा लेगी तो उसकी स्थिति तो उस बड़े स्कैम के दायरे में आ जाएगी। लेकिन कॉरपोरेट अगर ले लेते हैं और पैसा नहीं लौटाते हैं तो उसके लिए 2-3 कंपनियां हमने अलग से बना दी है, जो इंस्टीट्यूशन जांच करते हैं। एक आईबीसी है, एक एनसीएलटी है, जो जांच करेंगे कि भाई इस कॉरपोरेट का दिवालियापन, इसकी रईसी, इसमें कितना माफ करना है, नहीं कर, तो ये पॉलिसीगत डिसीजन हो जाएंगे। यानी सरकार इस देश को नहीं चलाएगी। इस देश को नहीं चलाने की परिस्थिति में वो कौन कौन लोग थे जो फेल हो गए उसका एनालिसिस करती रहेगी। यह एक ऊपरी पहली बात निकलकर सामने आती है। दूसरी बड़ी बात जिसका हम आपसे जिक्र करना चाह रहे थे कि क्या वाकई अगर ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर सरकार के हाथों से चीजें निकल रही है तो इसका जीडीपी पर जो असर पड़ रहा है, आप इसको इस रूप में समझिए कि 2020 में श्रीलंका के ऊपर जो जीडीपी पर जो कर्ज था वो 94% था, भारत के ऊपर 85% था।
2021 में श्रीलंका बहुत तेजी से डामाडोल हुई इकोनॉमी और उसका पहुंच गया जीडीपी पर जो कर्ज था वह 119%, 119। भारत का कर्ज बढ़कर 90.6%, यानी भारत अभी पीछे है लेकिन भारत भी बढ़ रहा है। भारत ने बढ़ने का जो एनालिसिस किया इसी महीने के पहले हफ्ते में 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री बैठे थे और बोलने लगे कि डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है, तो हमारे ऊपर कर्ज जो हमने लिया हुआ था, नया कर्ज नहीं भी लेते हैं तो भी उस कर्ज का बोझ और बढ़ते चला जाएगा। इसको संभालिए और इसको इमरजेंसी के तौर पर देखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत का कर्ज अगर 90% को छू रहा है और श्रीलंका का कर्ज 119% छूने के साथ पूरा धराशायी होकर ढहढाकर गिर गया, तो सवाल है क्या देश देनदारी से चल रहा है और देश के ऊपर कर्ज है और देनदारी बढ़ती जा रही है? यकीनन यह एक नई परिस्थिति है, क्योंकि मोदी सरकार जब सत्ता में आई तब उसके ऊपर 56,61,000 इतने करोड़ रुपए देनदारी थी, 56.51 लाख करोड़। आज की तारीख में जो देनदारी है वह 139 लाख करोड़ की है, यानी 2.5 गुने से ज्यादा, लगभग 3 गुने से कुछ कम। इतनी बड़ी देनदारी इस दौर में बढ़ती चली गई। जो राज्यों की ओवरऑल जीडीपी है वह तकरीबन 10.5 लाख करोड़ की है और उसका ऊपर लगभग 3.5 लाख करोड़ का सीधे सीधे कर्ज है उस पर। यानी आप पैसा निकालेंगे कहां, पैसा लगाएंगे कहां? और जिस महंगाई का जिक्र हर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के रसोई में होता है और रात में भोजन के टेबल पर होता है कि ये सब्जी 100 रुपए, ये सब्जी 150 रुपए, सवाल सिर्फ नींबू भर का नहीं है। हर चीज अगर महंगी होती चली जा रही है और अब आप जीएसटी का बोझ इसलिए बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि आपके पास कमाई के दूसरे रास्ते बंद हो गए हैं, तब सबसे बड़ा सवाल इस देश के भीतर यही है कि इकोनॉमी संभाली जाए या फिर अलग अलग योजनाओं का ऐलान करते हुए कॉरपोरेट की तरह ही, जैसे कॉरपोरेट को पैसा दिया जाएगा वो उस सड़क को बनाएगा, वहां सीलिंग बनाएगा, पैसा बैंकों से आएगा, वो बैंकों को पैसा किस रूप में वापस होगा कि नहीं होगा, ये नजरिया जब समझते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन की जो आउटस्टैंडिंग है वो डराने लगती है। किस तरीके से बीते 7 बरस के भीतर में यह लगभग 5 लाख करोड़ को पार कर गई जो नहीं चुकता हो पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें बतलाती है क्या वाकई अंधेरा उस उपलब्धियों के भीतर इतना गहरा है, क्योंकि जो स्कीम सरकार अपने तौर पर ले आई जिसका हम जिक्र आपसे कर रहे थे, जिसमें तमाम योजनाएं थी सरकार की, उज्ज्वला या शौचालय या आयुष्मान या जनधन, जितनी भी योजनाएं थी, इसके ऊपर जो खर्च होते चला गया, जितनी भी योजनाएं थी 20 लाख करोड़ की, और इसके ठीक समानांतर जो अलग अलग सड़कें बनाई गई, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए, जो सारी चीज़ें बनाई गई, जो इस देश की आम जनता है उसके सरोकार इन चीज़ों से नहीं जुड़ पाए। पहली बात ये निकल कर आई। दूसरी बात, इस देश के भीतर जो बिजनेस करने की परिस्थितियां थी उनके लिए अनुकूल चीजें तो बनाई गई, लेकिन उस बिजनेस करने वाले लोगों को खरीदार ही नहीं मिले। इसको आसान तरीके से इसलिए भी समझ जाइए क्योंकि आज की तारीख में सरकार जब किसी भी फायदेमंद सरकारी कंपनी को डिसइन्वेस्टमेंट की दिशा में ले जाती है तो खरीदार ही नहीं मिल रहा है, चाहे उसकी कीमत कौड़ियों के मोल क्यों ना दिया जाए। सवाल यह है कि किसी भी देश में विकास, डेवलपमेंट, इकोनॉमी तभी संभलती है जब उसको चौमुखी तरीके से देखा जाए। खरीदार की जेब में पैसा होना चाहिए, तब वो प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको खरीदेगा। प्रोडक्शन होने के बावजूद नहीं खरीदेगा तो उस प्रोडक्शन कॉस्ट के एवज में अगले प्रोडक्शन में वो उस कीमत को जोड़ देगा। और ये परिस्थिति होते होते ऐसी आ गई कि दुकानों में जब आप जाइएगा तो कभी भी जो भी सामान लेना है जिसकी कीमत नहीं बढ़ी है उसको उठाकर एक क्षण के लिए जरूर देख लीजिएगा 100 रुपए के माल में कल जितना मिलता था उत्पाद आपको उसमें कितनी कमी की गई है। यह एक नई तरह की इकोनॉमिक फरेब की स्थिति है जिसमें देश को लाकर इसलिए रख दिया गया है क्योंकि सरकार भी अपने तौर पर इसी इकोनॉमी को अपनाकर आगे चल रही है। और आखिरी बात, जो आज थोक दर आई है, पिछले बरस इसी महीने में, मार्च के महीने में अगर ये 7% थी, 7.5% थी और आज की तारीख में ये लगभग 14.5-15% हो गई है, तो ये दुगने की रफ्तार और कमाई की रफ्तार क्या दोनों एक बराबर है? और जो खुदरा थोक दर है, खुदरा इन्फ्लेशन जो है, महंगाई दर जो है, उसकी रफ्तार जो लगभग 7% और ग्रामीण इलाकों में तो 7.5% तक चली गई है, उसकी जो रफ्तार है और वहां पर जो कमाई की परिस्थिति है, उन दोनों की एक बराबर है क्या? नहीं है।
तो इसका मतलब बहुत साफ है कि गवर्नेंस को चलाने वाले लोग उस अर्थव्यवस्था को समझ ही नहीं पा रहे हैं जिस अर्थव्यवस्था के सरोकार बड़ी न्यूनतम जरूरतों से होते हैं। तेल, नून, चावल, आटा, इससे भी जुड़े होते हैं, रसोई गैस से जुड़े होते हैं, लकड़ी से जुड़े होते हैं, कोयले से जुड़े होते हैं, जो पेट्रोल से चलते हैं उसमें भी जुड़े रहते हैं। और एक चीज़ आखिर में बता दें आपको, जो साइकिल में हवा या जो हवा टायरों में भरने की जो मशीन आती है, उसकी कीमत में भी इस दौर में लगभग 18% की वृद्धि हो गई है। यानी हवा तक बेच पाना कॉस्टली हो गया और उसको भराना आपको कॉस्टली पड़ने लगे। एक ऐसी सिचुएशन में भारत की इकोनॉमी को लाकर खड़ा कर दिया गया है। तो क्या हम वाकई उपलब्धियों का बखान करें और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिए गए निर्णय जो इस देश में लगातार छाए रहते हैं अलग अलग प्रचार के जरिए, इसका जिक्र किया जाए या इन बातों का जिक्र किया जाए कि इन उपलब्धियों तले जो अंधेरा गहराता जा रहा है उस दिशा से सरकार ने पहले आंखें मूंद ली, मीडिया ने उसके बाद मूंद ली, इंस्टीट्यूशंस तो दूसरी तरफ देखने लगा और लोग इन सब के भीतर घरों में दुबक गए, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। इस परिस्थिति में इस देश को लाकर ठहरा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।